Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स और इसमें हम मेंडल के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उनके लॉस को समझेंगे और उन्होंने किस किस तरह के क्रॉसेस को करके अपने इन लॉस को जो है डराइव किया वो भी समझेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो ग्रेगर जोहान मेंडल का जो है जेनेटिक्स में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं कि अगर आप लगातार मेहनत करते जाएंगे तो आपको उस समय भले रिजल्ट ना मिले, लेकिन एंड में ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने अपना जो ये पूरा वर्क था वो किया। ठीक है, उसके बाद में जब ये सबमिट करने गए तो इनका वर्क सबमिट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो उस समय लोगों का जो नॉलेज था वो इतना वाइड नहीं था कि वो इस चीज़ को समझ पाते। तो जब इन्होंने सबमिट करने की कोशिश की तो उस समय इन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड था और इन्होंने मैथमेटिकल वे से उसको प्रूव करना चाहा तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इनकी डेथ हो गई। उसके 40 साल बाद, समझ रहे हैं, 40 साल बाद जो है 3 साइंटिस्ट ने फिर से इसी चीज़ को डराइव किया। ठीक है, तो जब उन तीनों साइंटिस्ट ने इसी चीज़ को डराइव किया तो उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज की कि हमसे पहले भी ये चीज़ कोई लेकर आया था। तो फिर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन लेकर आया था और फिर उन्हें जो है मेंडल के सारे वर्किंग्स मिले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेंडल को जो है रिकग्निशन दी और उसके बाद अल्टीमेटली हम इस फाइंडिंग को मेंडल की फाइंडिंग के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो है मेंडल की हिस्ट्री थी कि उन्होंने कैसे वर्क किया और उनका जो है आउटकम क्या रहा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके थ्योरीज हैं और इनके डेरिवेशंस हैं वो सब क्या हैं। ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो इनका जो सारा वर्क था वो किस प्लांट पर था? पाइसम सटाइवम, जिसे हम गार्डन भी कहते हैं। ओके, पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1866। इन्होंने अपना वर्क जो है 1866 में पब्लिश किया था और किस नाम से पब्लिश किया था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर इन 1900 ह्यूगो रिवरीज, एरिक वॉन स्केमर्क, कार्ल कैरेंस रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 40 ईयर्स दे ऑल मतलब उन्होंने जो है फिर से रीडिस्कवर किया और उन्हें एक्नॉलेज किया। तो ये तीनों साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, किसका? ह्यूगो डिवरीज का, एरिक वॉन स्केमर्क का और कार्ल कैरेंस का। ठीक है, तो ये हो गया रीडिस्कवरी। अब देखते हैं मेंडल ने किया क्या था। तो मेंडल ने, देखिए, हम अक्सर सुनते हैं मेंडल का 3 लॉ है जेनेटिक्स का, बट ये चीज़ टोटली राइट नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है डोमिनेंस का, ठीक है, उसको हम लॉ नहीं कह सकते, उसको हमें हाइपोथेसिस कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो है लॉ जो है उसका कभी भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका एक्सेप्शन है। इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन देखिए, आपको डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो ये सब चीज़ें जो है ये इसके एक्सेप्शन में आ जाती हैं। किसी भी चीज़ का अगर एक्सेप्शन है तो आप उसको लॉ नहीं डिक्लेयर कर सकते। ओके, फिर इसके बाद में 2 लॉज बचते हैं और एक हाइपोथेसिस बचता है। ठीक है, तो ये हो गया मेंडल के लॉ का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम हाइपोथेसिस समझ के चलते हैं। उसके अलावा 2 लॉ क्या हो गए? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों जो हो गए मेंडल के कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, इसे हम और डीपली अभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि उन्होंने आखिर पी को सेलेक्ट क्यों किया। इतने सारे प्लांट्स थे तो मेंडल ने पी को क्यों सेलेक्ट किया? उसके अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि मेंडल ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया? ठीक है, सबसे पहली बात कि पी जो था वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, मतलब वो अपने में ही फर्टिलाइजेशन कर लेता था। एक प्लांट है तो उसी प्लांट से फर्टिलाइजेशन होके नेक्स्ट सीड्स बन जाते थे। ठीक है, रिप्रोड्यूसेस वेल एंड ग्रोज टू मैच्योरिटी इन सीजन, बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करता है और जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाता है। ओके,
अगर आप बहुत लंबा जो है मैच्योरेशन पीरियड वाला प्लांट लेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा एक्सपेरिमेंट करने में। इस वजह से ये जो है टाइम की जो है बचत करवा रहा था। मैनी वेराइटीज़ आर अवेलेबल, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें वेरिएशन होना चाहिए ना, तभी तो आप कंपेयर करोगे। तो उसमें वैरायटीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल थी। 7 कैरेक्टर थे उसके अंदर, 7 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे, 7 डिफरेंट वेरिएशंस थे जिसके बेस पे हम उसे जज कर सकते थे, ठीक है। अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। और इन 7 कैरेक्टर का देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, 14, 2n क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे, ओके। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड बाय इमैस्कुलेशन, अगर उन्हें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना था तो वो इमैस्कुलेशन के प्रोसेस से जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक देते थे। अब इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो है मैच्योरेशन से पहले ही कट कर दिया जाता है जो मेल फ्लावर होता है उसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है फीमेल फ्लावर वो बची रह जाती है और जो है उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाता या फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाता, ओके। तो ये वो आपका हो गया कि रीजंस वाई Mendel selected the plant Pisum sativum. Okay. Now let's move on to the next. That is the characters. कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जिनके बेसिस पे जो है मेंडल ने अपनी पूरी थ्योरी निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर थे वो 4 चीज़ों पर बेस थे, सीड पे, पॉड पे, फ्लावर्स पे और स्टेम पे, ठीक है। इन चारों चीज़ों पर बेस करके मेंडल ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। सबसे पहले सीड में जो है शेप के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे, ठीक है, कि सीड का शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, सीड का कलर कैसा है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है। फिर पॉड का देखते थे, पॉड का शेप कैसा था, इनफ्लैटेंड था या कंस्ट्रिक्टेड था, मतलब एकदम बराबर से था या फिर ऐसे कंस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। पॉड का कलर कैसा था, ग्रीन था या येलो था। फ्लावर का पोजीशन क्या था, एक्सियल फ्लावर था या टर्मिनल फ्लावर था, मतलब कि अंत में फ्लावर था या फिर उससे पहले ही ब्रांचेस में फ्लावर था, ठीक है। फिर देखते थे कि फ्लावर का कलर क्या था, वाइट था या पर्पल था। और लास्टली स्टेम देखते थे, स्टेम की लेंथ क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हैं आप, टॉल एंड ड्वार्फ, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स हैं। ये नहीं कि कोई ब्लैक है तो कोई ग्रे है, ऐसा नहीं है। या फिर मतलब जैसे इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई टॉल है तो कोई इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब मीडियम हाइट का। यहाँ पे मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एकदम आपको पोल्स अपार्ट वाले कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, ठंडा गर्म, काला सफ़ेद, इस तरीके से। तो इन सारे कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो डोमिनेंट थे और कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो रेसेसिव थे। अब डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या था वो हम अभी पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये सारे जो कैरेक्टर्स थे उसमें से डोमिनेंट कौन थे और रेसेसिव कौन थे। तो ये जो आपका इस साइड मैंने दिया हुआ है ये सारे आपके डोमिनेंट कैरेक्टर थे, ठीक है, और इस साइड सारे रेसेसिव कैरेक्टर थे, ठीक। अब देखते हैं कि डोमिनेंट रेसेसिव होता क्या है। तो देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रॉसेस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी वो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको फर्स्ट लॉ है जो उनका मेंडल का या फिर हाइपोथेसिस है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, डोमिनेंस और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो पी था उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो डोमिनेंट थे, मतलब वो अच्छे से और अपने आप को वो एक्सप्रेस करते थे, मतलब कि दूसरे कैरेक्टर के प्रेजेंस में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। तो और रेसेसिव थे जो नहीं एक्सप्रेस करते थे, अगर दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो छुपे रहेंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम टाइप्स ऑफ क्रॉसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस, पेयर ऑफ क्रॉसेज इन विच द फिनोटाइप ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट आर रिवर्स्ड। तो कोई ऐसा क्रॉस करवाया जाए जिसमें जो मेल है और फीमेल है, ठीक है, उनको रिवर्स कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपने टॉल जो है फादर लिया है और ड्वार्फ मदर है, ठीक है, तो जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तब आप ड्वार्फ फादर लेंगे और टॉल मदर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिनोटाइप आपने स्विच कर दिया,
ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर बात आती है बैक क्रॉस की। क्रॉस बिटवीन एन F1 इंडिविजुअल एंड वन ऑफ द पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, वन ऑफ द पेरेंटल जीनोटाइप, यहाँ पर या तो आप जो है डोमिनेंट भी कर सकते हैं या फिर जो है हेट्रोजाइगोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डोमिनेंट को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट क्रॉस में और बैक क्रॉस में यही डिफरेंस है। टेस्ट क्रॉस अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, या तो आप जो है होमोजाइगस डोमिनेंट से करिए या तो हेट्रोजाइगस से करिए। ठीक है, तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। उसके बाद है सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस बिटवीन सेम जीनोटाइप और क्रॉसिंग विद इटसेल्फ। ठीक है, अपने ही जीनोटाइप से जब क्रॉस होता है तो उससे क्या कहते हैं, सेल्फ क्रॉस। फिर टेस्ट क्रॉस क्या है, क्रॉस ऑफ द हेट्रोजाइगोट्स विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, जो हेट्रोजाइगोट है, देखिए सबसे पहले तो ये पेरेंटल क्रॉस करवाया गया, यहाँ पे प्योर है, प्योर लाइन है, ये पेरेंटल क्रॉस करवाया गया, इनका रिजल्ट आया ये हेट्रोजाइगोट। ठीक, अब ये जो F1 जनरेशन का है इसका हम किससे करवाएंगे, जो रेसेसिव पेरेंट है, मतलब कि ये रेसेसिव पेरेंट है, इससे जब क्रॉस करवाएंगे तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे, इस क्रॉस को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब एक रूल है यहाँ पर, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे डिसाइड होते हैं। गैमेट्स मतलब जिनसे आपको क्रॉस करवाना है वो कैसे डिसाइड होते हैं। हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा था, तो उसको मैं अभी नहीं समझा रही हूँ आपको। आप ये देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट निकालना है तो 2 पे पावर n, जहाँ पर n क्या है आपका नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, तो एक मतलब पेरेंट में जितने हेट्रोजाइगोट होंगे, सपोज करिए यहाँ पर आपने एक होमोजाइगस डोमिनेंट लिया और उसका क्रॉस करवाया यहाँ पर एक हेट्रोजाइगोट से। ठीक है, तो इसमें कितने गैमेट बनेंगे, इसमें हेट्रोजाइगोट का नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2 पे पावर क्या होगा, 1 होगा, तो ये 2 गैमेट्स बनेंगे, मतलब कि एक टी बनेगा, एक टी बनेगा, एक टी बन रहा है और एक स्मॉल टी, और ये बन रहा है। ठीक है, हेट्रोजाइगोट बन रहा है, ये आपके 2 गैमेट बन रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर आप ध्यान देना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर ये भी हेट्रोजाइगोट है और ये भी हेट्रोजाइगोट है, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगोट का नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 पे पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितनी गैमेट्स बन सकती हैं, पहली गैमेट तो आपकी बनेगी दोनों डोमिनेंट। ठीक है, रेसेसिव भी बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है हेट्रोजाइगोट बन जाएगा 2। तो इस तरीके से गैमेट्स जो हैं डिसाइड होती हैं कि कितनी गैमेट बनेंगी, जितना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट रहेगा उतना ही गैमेट्स बनेंगी। ये हो गया। अब फिनोटाइप रेशियो का रूल है आपका, फिनोटाइप रेशियो का भी सेम रूल है, 2 पे पावर n, मतलब अगर यहाँ पर आपके जितने गैमेट्स बन रहे हैं उतने ही तरह की फिनोटाइप बनेगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं कि हमारे फिनोटाइप कितने तरह के बन रहे हैं, ये देखने के लिए हमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट पे ध्यान देना है। तो अगर जो है 2 नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट है तो 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप बनेंगे, 1 है तो 2 टाइप के बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट अगर 3 है तो कितने बनेंगे आपके, 8 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। ठीक है, इसी तरह पे इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, हेट्रोजाइगोट्स की। इसी तरह से जीनोटिपिक रेशियो भी आप निकाल सकते हैं और टोटल कितने बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितना रहेगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्रॉसेस को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, उसे भी हम देख लेते हैं। हाइब्रिड विगार या फिर हेट्रोसिस किसे कहते हैं, व्हेन F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल देन दियर पेरेंट। ठीक है, मतलब जो F1 जनरेशन बन रही है वो ज़्यादा अच्छी है अपने पेरेंट से, तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, उसे हम हाइब्रिड विगोर कहते हैं। और हाइब्रिड बैकग्राउंड क्या होता है, जब F1 जनरेशन फर्टाइल तो हो लेकिन वो फर्दर जनरेशन स्टेराइल कर दे, मतलब जब आप पेरेंटल क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन बन रही है वो फर्टाइल है लेकिन उसके आगे की जितनी भी जनरेशन बनेंगी वो सब नॉन फर्टाइल या स्टेराइल रहेंगी, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अब क्रॉसेस को जो हमने पहले टाइप्स देखे थे उसमें थोड़े और टाइप्स हैं, जैसे कि क्रॉसेस को कितने नंबर कितने कैरेक्टर के बेस पे आप कर रहे हैं उसके हिसाब से मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एग्जिस्ट करते हैं, और भी आप करते जा सकते हैं। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाएंगे एक साथ वैसे वैसे आपका आप बढ़ा सकते हैं टेट्रा और पेंटा। ठीक है,
तो मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा जाता है, डाईहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर का और ट्राईहाइब्रिड में 3 कैरेक्टर का। तो ये तीनों हो गए क्रॉसेस के ऑड से टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है क्या। इसी को हम मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से एलील 2 तरीके की होती हैं, एक होती है डोमिनेंट एलील और एक होती है रेसेसिव एलील। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डोमिनेंट को देखते हैं। मास्क्स हाइड्स फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ अदर एलील, मतलब अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो ये दूसरे वाले एलील को नहीं रिप्रेजेंट करने देगा अपने आप को। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, क्लास में जैसे कोई एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बच्चा है, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बच्चा है, तो उसके पास में अगर कोई कमज़ोर बच्चा जाता है तो वो उसको बोलने नहीं देता। इसी प्रकार से डोमिनेंट जीन जो होती है, डोमिनेंट अलील जो होती है, वो अपनी ही बात करती है, अपने साथ वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देती। ठीक है, उसके ऊपर डोमिनेट कर लेती है या फिर उसको दबा देती है, तो उसी को डोमिनेंट जीन कहा जाता है, डोमिनेंट अलील कहा जाता है। शोज फिनोटाइप कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगोट एंड होमोजाइगोट कंडीशन, मतलब अगर होमोजाइगोट कंडीशन में रहेगी तब तो अपना इफेक्ट दिखाएगी ही, लेकिन अगर हेट्रोजाइगोट कंडीशन में रहेगी तभी भी ये अपना ही इफेक्ट दिखाएगी। मतलब होमोजाइगोट वाला ही इसका हाल रहेगा, इसको हेट्रोजाइगोट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन अपर केस लेटर, तो डोमिनेंट एलील को हम हमेशा अपर केस लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, जिससे कि पता चले वो डोमिनेंट है। ये हो गया डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट। अब रेसेसिव, जिसके कैरेक्टर को छुपाया जाता है, जिसके कैरेक्टर को दबाया जाता है, ठीक है, वो जीन होती है रेसेसिव एलील। ओनली एक्सर्ट इट्स इफेक्ट इन होमोजाइगस स्टेट, तो ये जो है कभी भी हेट्रोजाइगस स्टेट में ये कभी नहीं अपना इफेक्ट दिखाएगी, हमेशा जब होमोजाइगोट रहेगी तभी ये अपना कैरेक्टर शो करेगी। रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। एक्सप्रेस भले नहीं कर रही है लेकिन ये प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी इसको होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी तो ये तुरंत अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। अब देखिए इसी रूल का जो है एक्सेप्शन क्या क्या है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, ये सारे एक्सेप्शंस हैं इस कॉन्सेप्ट के। जो हमने रेसेसिव और डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक जीन हमेशा डोमिनेट करेगी दूसरी जीन को, तो इसको क्या क्या तोड़ता है, इस लॉजिक को को डोमिनेंस तोड़ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तोड़ रहा है, ओवर डोमिनेंस तोड़ रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट भी हमें भी आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं जो उनके लॉज थे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कंडक्ट किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस किया था और इसके बेसिस पे इस लॉ को उन्होंने जो है कंडक्ट किया था। ईच इंडिविजुअल हैज़ 2 अलील फॉर 1 कैरेक्टर, इसमें इन्होंने बताया कि एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट ईच गैमेट ओनली कंटेन्स 1 अलील फॉर ईच कैरेक्टर, दैट इज़ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब कि जो हमारे स्पर्म और ओवा होते हैं, ठीक है, गैमेट्स जो होते हैं हमारे, वो इसमें इन दोनों एलील में से सिर्फ एक ही एलील कंटेन करेंगे। मतलब या तो टॉल का करेंगे या तो डॉर्फ का करेंगे, ये नहीं कि जो है दोनों अलील कंटेन कर रहे हैं, दोनों अलील एक साथ एक जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस हेरिडिटरी फैक्टर्स आर डिस्क्रीट एंड डोंट ब्लेंड इन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब एक साथ प्रेजेंट रहने से, ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में मिल जाएंगे और मतलब ये टॉल है और ये स्मॉल डॉर्फ का जीन है तो ये दोनों आपस में मिलके कुछ और ही बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है, जो है मतलब एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं। सेग्रीगेटेड मतलब क्या होता है, अलग अलग रहना, तो ये हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया और ये बात सही भी है। ये बात हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि जब एक बार मान लीजिए आप जो है, मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ का जो है आप करवाते हैं क्रॉस, ठीक है, उसमें सारे टॉल आ जाते हैं, कोई बात नहीं, तो आपको लगता है कि सारे टॉल हो गए, लेकिन फिर उन्हीं का जब आप नेक्स्ट जनरेशन क्रॉस करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में एक टोटल ड्वार्फ कैरेक्टर आ जाता है। इसका मतलब वो कहीं गया नहीं था, वहीं पर छुपा हुआ था या मिक्स नहीं हुआ था, अपना फॉर्म नहीं चेंज किया था उसने। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इसमें आपको सिंपली बस यही समझना है कि जो गैमेट्स होंगी वो हमेशा एक एलील कंटेन करेंगे एक कैरेक्टर के लिए, और ये एलील कभी भी आपस में वो जो है मिलेंगी नहीं, हमेशा सेग्रीगेटेड रहेंगी, ब्लेंडिंग नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मतलब कि अपने अलग अलग, मतलब अपनी स्वतंत्रता से वो जो है असॉर्ट हो रही हैं, स्वतंत्रता से जो है इनहेरिट हो रही हैं, एक दूसरे का कोई दूसरे पे इफेक्ट नहीं है। ये कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। मतलब अगर कोई टॉल है तो उसके स्किन कलर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई टॉल रहेगा तभी उसकी स्किन कलर सांवली हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। या ये चीज़ जो है इसी को खारिज करती है कि दो कैरेक्टर जो है आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, कोई भी दो कैरेक्टर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उनका जीन अलग है, उनका एलील अलग है, और उनके इनहेरिटेंस का रास्ता अलग अलग है। तो ये इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर जीन, ठीक है। एक जीन का इनहेरिटेंस जो है वो दूसरे जीन के इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है, चाहे अगला जीन इनहेरिटेड हो रहा हो ना हो रहा हो, डोमिनेंट हो रहा हो, रेसेसिव हो रहा हो, उससे दूसरे वाले जीन का कोई लेना देना नहीं है। ड्यू टू दिस न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड इन द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। टू चेक दिस मेंडल कन्फर्म्ड दिस लॉ बाय अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये बेस्ड किस पे था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, लेकिन उन्होंने चेक करने के लिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी किया था। तो ये आपका दोनों लॉ हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर में और हम इन क्रॉसेस को परफॉर्म करके देखेंगे, और आई होप आपको अच्छे से और समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।